तो मैंगो लिखा है लिटरली साफ चलता है। चलो, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। गैलीलियो सिंपल बट रिवॉल्यूशनरी आइडियाज dethroned the Aristotelian mechanics, dethroned ऐसे फेंक दिया उसका ताज ऐसे। A new mechanics had to be developed, नया mechanics develop करना पड़ेगा, and this task was, वो ऊपर था सर जो हमने पढ़ा। oh my god, okay, so अच्छा ठीक है, वही है फर्स्ट लॉ, ओके हाँ ठीक है। So accompanied almost single handedly, हाँ ठीक है, ये सब पढ़ लिया ना तो बाकी फिर से पता नहीं। अच्छा चलो, the state of rest or union linear or uniform linear motion both implies zero acceleration। समझ में आया क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट ये समझना है, नहीं ड्रॉ नहीं करना है। स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट मतलब एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, मोशन नहीं है, ओके मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। मोशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी की कहाँ बात कर रहे हो? वेलोसिटी नहीं है तो चेंज की कहाँ बात कर रहे हो? सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये तो आ गया स्टेट ऑफ रेस्ट। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो भाई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या? v कांस्टेंट, राइट? तो v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। लेकिन v पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, सो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो। इस केस में भी जीरो हुआ, इस केस में भी जीरो हुआ। यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में था, यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फिर भी एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। और दोनों केस में एफ नेट भी जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है? एफ नेट। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर होता अनबैलेंस्ड फोर्स तो मोशन हो जाती, लेकिन ये तो रेस्ट पे है तो एफ नेट क्या है? जीरो। यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दैट्स व्हाई एफ नॉट इज जीरो, एफ नेट इज जीरो, बट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। डन? ओके, बहुत बार हमने एक ही बात डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज, तो अभी दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ के लिए, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। क्या? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो होगा? जब एफ नेट जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। क्या है? देन अब इसमें तुम क्या लिखोगे? अगर तुम्हें पूछे लॉ ऑफ इनर्शिया, तो अभी जो हमने डार्क में सेंटेंस पढ़ा, जो बोला है कि किसने दिया है? न्यूटन ने, बट हम लिखेंगे वही नहीं, गैलीलियो ने तो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, ओके, बट जैसे मैंने बोला ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ दोनों सेम जैसे ही है, तो अब अगर दोनों में तुम सेम लिख के मत आ जाना। दोनों सेम जैसे है और सेम बात कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पूछेंगे तब तुम लिखोगे क्या? तो जब लॉ ऑफ इनर्शिया बोले, ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया जो गैलीलियो ने बोला वो, और लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन ने बोला वो। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ इनर्शिया बोला मतलब क्या? उन्होंने तो रेफरेंस ही लिया गैलीलियो का। दोनों के लिए सेंटेंस कौन सा होगा? दिस वन, ओके, दिस वन। और अगर फर्स्ट लॉ पर्टिकुलरली पूछे तो होगा सेंटेंस ये वाला, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो वाला। मतलब इन शॉर्ट लॉ ऑफ लॉ गैलीलियो कब आएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया होगा तब। फर्स्ट लॉ के लिए गैलीलियो आएगा नहीं। डन? बात खत्म। ओके, न्यूटन कब आएगा? फर्स्ट लॉ पे। भले ही फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया सेम है, बट हम बात किसकी करेंगे? न्यूटन आया मतलब फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब सेंटेंस क्या लिखेंगे? तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया है तो मतलब वो वाला सेंटेंस कौन सा? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने की टेंडेंसी, और मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी, ये वाला। ओके, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। ओके, तो ये किसके लिए? इनर्शिया के लिए। और हमारा फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के लिए क्या बोलेंगे? एफ नेट इज जीरो। रेस्ट पे हो तो भी एफ नेट जीरो, और यूनिफॉर्म मोशन में हो तो भी एफ नेट जीरो। समझ में आया? पक्का? ये बात एक्चुअली की थी किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बात की थी। देखो, ये जो अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि भाई एफ नेट जीरो होगा रेस्ट पे और एफ नेट जीरो होगा कहाँ? यूनिफॉर्म मोशन में।
एक्चुअली बात गैलीलियो ने की थी, याद हो तो। ओके, बात यहाँ पर गैलीलियो ने की थी क्या कि एरिस्टोटल एंड दोज हु फॉलोड हिम द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट मैंने तुम्हें कैसे समझाया था, यहाँ भी एफ नेट 0 और वहां भी एफ नेट 0, वैसे ही समझाया था। तो बात एक्चुअली उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने गैलीलियो ने जो बात की वो हर बार क्या बोल रहे थे, एक्सेलरेशन 0, मतलब रेस्ट के कंडीशन में एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन 0। ओके, और न्यूटन ने बोल दिया पक्का कि भाई एक्सेलरेशन भी 0 है और एफ नेट भी 0 है, दोनों एक्सेलरेशन भी और एक्सेलरेशन भी, मतलब ए भी और एफ भी दोनों। और अगर तुम चाहते हो कि एक्सेलरेशन 0 ना हो तो फिर तुम्हें एफ नेट भी 0 रखना नहीं है, एफ नेट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ में आया? तो वो न्यूटन ने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर हवा में थोड़ी बात चल रही थी, उन्होंने पक्का कर दिया कि एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, एफ नेट भी होना चाहिए। वैसे so if the external force on a body is 0, its acceleration is 0, acceleration can be non-zero, non-zero हो सकते हैं कब, जब तुम्हारा फोर्स एफ नेट non-zero हो तब। Two kinds of situations are encountered in the application of this law in practice. In some examples, we know that the net external force on the object is 0. In that case, we can conclude that the acceleration of the object is 0. For example, a spaceship out in an interstellar space, far from all other objects, example है, and with all its rockets turned off, has no net external force acting on it. Its acceleration, according to the first law, must be 0. If it is in motion, it must continue to move with a uniform velocity. Okay. क्या बोले वो? एक स्पेस है, मतलब स्पेस शटल है, स्पेस शटल है, रॉकेट है, वो गया ऊपर गया, एक स्पेस में चला गया है, एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया है। ओके, अब एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन और कुछ भी नहीं लग रहा है उसके ऊपर, ग्रेविटी भी नहीं लग रही है, ऊपर चला गया, ग्रेविटी भी नहीं लग रही है, एकदम ऊपर चला गया वो। ओके, अब उसने मतलब इंजन बंद कर दिए, सारे रॉकेट शट ऑफ बोला है, मतलब क्या, इंजन सारे बंद, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला नहीं है, कंबशन ही बंद कर दिया है। ओके, सब कुछ 0 हो गया है, मतलब क्या कि जो कंबशन कर रहे थे उससे एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा था हमें, तो अब तो हमने कंबशन भी बंद कर दिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, और वहां पर तो कुछ एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिशन वाला फोर्स भी नहीं है, ऑपोजिट फोर्स भी नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स जो हम दे रहे थे वो भी हमने बंद कर दिया, तो एफ नेट क्या हो गया, 0। तो एफ नेट 0 हो गया तो क्या होगा, उसकी मोशन बंद नहीं होगी, मोशन कंटिन्यू रहेगी, बट यूनिफॉर्म मोशन रहेगी, जो वेलोसिटी से चल रहा था वही वेलोसिटी से चलता जाएगा। समझ में आया? तो ये टेक्निक्स का हम भी यूज करते हैं, ये हाँ उसमें ये केस दिखाया गया है। ओके, कि ये टेक्निक्स का हम भी, वहां पे एक्चुअली हमने सब शट डाउन नहीं कर दिया, वहां पे हमने ग्रेविटी का यूज किया है। ओके, वहां पे हमने ग्रेविटी का यूज किया है कि एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन में हम आ गए हैं, एक ऑर्बिट में आ गए, तो वही ऑर्बिट में चलते ही जाओगे, कब तक चलते जाओगे, तुमको एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ तब तक चलते जाओ। ओके, तो यहाँ हमने ग्रेविटी का यूज किया। हाँ सर, तो कितनी कैलकुलेशन लगाई होगी कि मतलब कोई सैटेलाइट से भी मैटर करा, ये तो लगानी ही पड़ेगी, ये तो लगानी ही पड़ेगी कि हमारा रॉकेट जो ऑर्बिट में घूमेगा, ओके, वो कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा, वहां पहले से कोई है तो नहीं, ओके, कोई सैटेलाइट तो नहीं है जो किसी ने पहले से छोड़ा हुआ है, वो सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी हम कोई ऑर्बिट फिक्स कर पाते हैं कि भाई ये ऑर्बिट में घूमेगा हमारा। ओके, अदरवाइज ऑर्बिट फिक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब ये तो बहुत बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग डिजाइन लेवल पे जब होगा हमारा प्रोग्राम, तब ये सब डिस्कशन फाइनल हो जाएगा, और फिर जब होगा तब तो सब डिसाइडेड ही है, यहाँ जाना है, इतना जाना है, सब कुछ फिक्स है। डन? ओके, चलो। हाँ, सो मोर ऑफन हाउएवर वी डू नॉट नो ऑल द फोर्सेस टू बिगिन विथ, मतलब बहुत ज्यादा केस में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कितने फोर्स लग रहे थे। ओके, in that case, if we know that an object is unaccelerated, we can infer from the first law that the net external force on the object must be 0. So gravity is everywhere. For terrestrial phenomenon in particular, every object experiences gravitational force due to the earth.
Also, objects in motion generally experience friction, viscous drag, etc. If then on Earth an object is at rest or in uniform linear motion, it is not because there are no forces acting on it, but because of the various external forces cancel out, add up to the zero net external force. मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कहने का मीनिंग क्या है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा है. फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन वो सारे फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं. ऐसा बोल रहे हैं कि एफ नेट जीरो है. एफ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन चल रही हो तो फोर्स लग ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है. फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है. मतलब सारे फोर्स का अगर समअप करें तो जीरो है. वैसा ही कंडीशन रेस्ट के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट डज नॉट मीन कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. जैसे मैं रेस्ट पे हूं, अभी रेस्ट पे हूं, ओके, तो दैट डज नॉट मीन कि मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ग्रेविटी तो लगी रही है. तो फिर ग्रेविटी लगी रही है, अगर ग्रेविटी लगी रही है, ठीक है, तो फिर मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा हूं? वीक है थोड़ा, वीक नहीं, ग्रेविटी तो अभी यहाँ से मैं नीचे जंप करूं तो ग्रेविटी खींच लेगी मुझे. तो अभी क्यों नहीं खींच रही? आपका मास भी तो है. मास तो बाद में भी होगा, मास तो अभी भी है. नीचे है, बीच में रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है. हाँ, सपोज ये फ्लोर है, रेजिस्ट कर. अच्छा चलो, मैं तो ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे चला गया. अब भी तो अर्थ का सेंटर मुझे खींचेगा ग्रेविटी से, तो भी क्यों मैं ऐसे नीचे नहीं चला जा रहा? एक उल्टा फोर्स भी लगता है, ऊपर वाला फोर्स भी लग रहा है. मतलब यही कंसेप्ट हमारा. अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है. ओके, फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब मैं नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं जाता. क्यों? क्योंकि जो सरफेस पर मैं खड़ा हूं, वो सरफेस एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट करती है. तो जैसे कि यहाँ पे कोई, जैसे कि ये चेयर है, ये टेबल है, ऐसा समझो. एक टेबल पर ये बुक रखी हुई है, तो बुक तो स्टेशनरी है, बुक तो मूव नहीं कर रही है, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर ऐसे नीचे लग ही रहा है. अरे नीचे लग रहा है तो वो नीचे चली जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा रही है. क्यों? क्योंकि ये जो टेबल है वो उसके ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाता है. टेबल लगाता है, टेबल भी फोर्स लगाता है, फ्लोर भी फोर्स लगाती है, हमारी जमीन जिसके ऊपर हम खड़े हैं वो भी फोर्स लगाती है. अगर वो नहीं लगाते ना तो चले जाते, अगर वो नहीं लगाते तो चले जाते, हम जहां पे जो खींच रहा है वहां चले जाते. लेकिन नहीं जा रहे, मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है. डन? समझ में आ गया? अच्छा चलो. हाँ, तो कहाँ पहुंचे? एड अप टू द जीरो. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. कंसीडर अ बुक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. आ गया वही, टेबल पे बुक, वही एग्जांपल है. It is subject to two external forces: the force due to gravity, that is weight acting downward, and the upward force on the book by the table, that is called a normal force R. Okay, R is a self-adjusting force. खुद ब खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है. Okay, कौन? R, normal reaction force. Okay. This is an example of the kind of situation mentioned above. The forces are not quite known fully, but the state of motion is known. मतलब यहाँ पे हमें पता तो है कि कौन सा फोर्स, मतलब फोर्सेस हमें हर बार नहीं पता होंगे कि कितने लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमें मोशन पता होगा. ओके, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुम्हें शायद पता ना हो कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि वो रेस्ट पे है. तुम्हें ये तो पता ही है कि रेस्ट पे है. रेस्ट पे है मतलब तुम बोल सकते हो कि वो मोशन नहीं कर रहा है, मतलब जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, दैट नेट क्या हो जाएगा? जीरो. ऐसा तुम बोल सकते हो. अगर कोई गाड़ी जा रही है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अभी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो भी तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई नेट फोर्स जो भी होगा ना वो जीरो होगा. भले ही कौन से फोर्स से उसने स्टार्ट किया, ये वो कुछ भी ना पता हो, लेकिन ये तो हम बोल ही सकते हैं. क्या? नेट फोर्स
जीरो है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। नेट फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे है। डन। ये सारे एग्जांपल है एक ही चीज को बार बार समझने के लिए। हाँ, therefore we conclude from the first law that magnitude of R equals to that of the W। मतलब भाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे। ओके, वो तो अभी थर्ड लॉ में आएगा, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि अगर नीचे का फोर्स देखो ये है, ऊपर से भी खींच रहा हूँ नीचे से भी खींच रहा हूँ, ना ऊपर जा रही है पेन ना नीचे जा रही है, मतलब मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन ऐसे नीचे चली गई मतलब क्या? नीचे का ज्यादा फोर्स था ऊपर का कम था। अरे ऊपर चली गई मतलब क्या? ऊपर का ज्यादा है और नीचे का कम है। सिंपल। ओके, वही चीज बोल रहे हैं। तो W is equals to R, force is cancelled and therefore the book is at rest। This is incorrect reasoning। The correct statement is, since the book is observed to be at rest, the net external force on it must be zero according to the first law। मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हमें क्या देखना है कि फोर्सेस पहले नहीं देखने, हमें तो डायरेक्टली मोशन ही देख लेनी है। रेस्ट पे है मतलब क्या? ऑल नेट फोर्स जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो है। मोशन को देखना है, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में, वो देखना है। फोर्सेस को देखने नहीं जाना है। तुम तो डायरेक्टली आंख बंद करके भी बोल देना नेट फोर्स जीरो है। क्यों? रेस्ट पे है ना। भले ही 10-12 फोर्स लग रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। This implies that the normal force R must be equal and opposite to the weight। Okay। Consider the motion of a car starting from a rest, picking up the speed and then moving on a smooth straight road with a uniform speed। बात खत्म। यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया है। net force zero। When the car is stationary, there is no net force acting on it। इसलिए तो स्टेशनरी थी। अच्छा, during the pickup it accelerates। मतलब क्या? अब कोई नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नहीं तो कार एक्सेलरेट कैसे करेगी? ओके, स्टेशनरी में से मोशन में कैसे आएगी? तो तब नेट फोर्स जीरो नहीं है। दिस मस्ट हैपन ड्यू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। यस, नोट इट हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। यस, एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स। अब देखो, एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्स से नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स ही हमें लगाना पड़ेगा। This might sound surprising, but it is true। The only conceivable external force along the road is the force of friction। मतलब जो भी हम कंसीव कर सके वैसा कोई बड़ा फोर्स हो, वो कौन सा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। ओके, it is the frictional force that accelerates the car as a whole। When the car moves with a constant velocity, there is no net external force। मतलब external no net मतलब क्या? जीरो है। The property of inertia contained in the first law is evident in many situations। मतलब भाई inertia property तो first law में included है ही already। सर अगर मतलब दो मैग्नेट्स को सामने से एकदम स्पीड में ले जाए तो वो लोग मर्ज होंगे या नहीं? अगर सेम पोल्स हो तो मतलब होने तो रिफ्लेक्ट ही चाहिए, लेकिन अगर स्पीड में हो तो भी नहीं होंगे। तो भी नहीं होंगे कब? जब अगर दोनों के पोल्स सेम हुए, जस्ट लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओके, चार्जेस की हम बात करें, केमिस्ट्री बात कर रहे थे हम, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओके, कितना भी जोर से तुम करो वो तो रिपेल ही हो जाएंगे। तो सर कार्स के आगे लगा है तो क्या लगा दे? से मतलब ऑपोजिट वाले तो मतलब एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। लेकिन जहां मतलब दोनों कार ही एक दूसरे को एक ही जगह पे वहां पे ही टकराएंगे तो बच सकते हैं। यस, ओके, लेकिन फिर ये फोर्स कहीं और चला जाएगा। जैसे इतने साइड में से तुम आ रहे हो, अब तुम यहां नहीं जा सकते, तो कार ऑटोमेटिकली, भले ही तुमने स्टीयरिंग सामने वाला रखा है, कार ऑटोमेटिकली ऐसे चली जाएगी और इस साइड वाला गया। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोर्स आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो वो कहीं और बढ़ जाएगा। ओके, एनर्जी को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, उसको हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये तुम बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हो और फिर तुमने बोला कि ये काइनेटिक एनर्जी से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा नहीं, तुमने मैग्नेटिक एनर्जी यूज की, तो कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सपोज तुम अगर रुक भी गए, बहुत फास्ट से आए और रुक भी गए, तुम्हारे टायर गए, दोनों गाड़ी के टायर गए। क्यों? इतना जल्दी रुक जाएंगे वो कि इतना खतरनाक फ्रिक्शन लगेगा कि शायद ब्लास्ट भी हो जाए, टायर ब्लास्ट हो जाए, टायर भी बर्स्ट हो जाए। ओके, जल जाएंगे, टायर जल जाएंगे, ऐसा होगा। क्यों?
क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड, अरे बहुत फास्ट स्पीड हो और तुम ब्रेक मारो तो नहीं, वो नीचे रोड पे भी ब्लैक ब्लैक हो जाता है, टायर का कलर तो उस पे चला गया रोड पे। तो सोचो कि बहुत ज्यादा स्पीड में हो तुम और अचानक से रोक दोगे और गाड़ी रुक गई, नहीं रुकी तो गए, लेकिन रुक गई मतलब क्या है, टायर गए, कुछ ना कुछ तो जाएगा। अच्छा चलो, so the property, okay, when the car moves with a constant velocity, कहाँ गए हम, no action, ये तो पढ़ लिया हमने। The property of inertia contain, ये भी पढ़ लिया। Suppose we are standing in a stationary bus and the driver start bus suddenly, ये तो हमारा जनरल एक्सपीरियंस है, क्या हम ऐसे खड़े हैं, ओके, और अचानक से ड्राइवर ने स्टार्ट किया, तो क्या होगा, हम पीछे जाएंगे, मतलब हम पीछे जाएंगे और हमारे पैर आगे जाएंगे। डन। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पैर कहां पर है, बस की सरफेस पर है। तो बस अगर आगे बढ़ रही है तो साथ साथ में पैर भी आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, तो पैर आगे बढ़ तो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, जो मूविंग बॉडी है उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमारी ये जो अपर बॉडी है उसको नहीं पता। उसको तो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, भाई मैं स्टेशनरी हूं तो स्टेशनरी रहूंगी, ऐसे। तो बस आगे चली गई, लेकिन ये तो वहीं का वहीं है, तो क्या होगा, ऐसे धक्का लगेगा। अगर तुम लास्ट सीट पे बैठे हुए हो और बहुत ज्यादा जर्क लेके ड्राइवर ने शुरू किया तो ऐसे लगेगा, ऐसे। डन, सिंपल। क्यों लग रहा है, क्योंकि बस की मूवमेंट के साथ साथ हमारे लेग्स तो मोशन में आ गए, लेकिन हमारे अपर, क्योंकि हमारी तो रिजिड बॉडी थोड़ी है कि लेग गए तो हम भी चले गए, ऐसे थोड़ी है। तो लेग तो चले गए, लेकिन हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो अभी भी इनर्शिया स्टेट में ही है। मतलब वो पहले स्टेशनरी थी तो अभी भी उसको लग रहा है कि स्टेशनरी है, उसको पता ही नहीं चला कि भाई मोशन में आ गए, तो इसीलिए ऐसे जर्क लगा। जैसे ही जर्क लगा ना, तब वापस ये बॉडी पूरी कनेक्टेड है, तो पता चल जाएगा, अरे हाँ मोशन में आ गए, लाइक, समझ में आया। सेम वे ऑपोजिट एग्जांपल, क्या मोशन में है बस, खतरनाक वाली मोशन में है, ओके, और हम ऐसे खड़े हुए, सीट नहीं मिली, और अचानक से ब्रेक मार दी, आगे चले गए, उस केस में आगे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि मोशन में था, तो मोशन में था, हमारी पूरी बॉडी भी मोशन में थी, अब रुक गई बस, ब्रेक मार दी, तो बस की मोशन स्टॉप हो गई, तो हमारे लेग्स की भी मोशन स्टॉप हो गई, लेकिन ऊपर वाले को पता ही नहीं है कि स्टॉप हो गया, तो वो तो चलता ही जाएगा, तो ऊपर वाली बॉडी आगे चली जाएगी। समझ में आया? कोई तो ऐसे गिर भी सकता है, ऐसे डायरेक्टली ऐसे, हाँ गिर सकते हैं, गिर सकते हैं, ओके, मुंह के बल डायरेक्टली। डन, ओके। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो वो समझाना, क्वेश्चन पूछा जाए तो इजी। चलो तो फटाफट पढ़ते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड ड्राइव स्टार्ट्स बस, सडनली वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विथ अ जर्क, our feet are touchy with the floor. If there were no friction, we would remain where we were, while the floor of the bus would simply slip forward under our feet and the back of the bus would hit us. ये तो कुछ अलग ही केस है। क्या केस है ये, क्या बोले, क्या अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, ये फ्रिक्शन है इसलिए हमारे लेग्स बस से जुड़े हुए हैं, ओके, लेकिन अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो बस बोलेगा ये हमारे लेग्स है और ये बस है, तो बस बोलेगी मैं मूव करना चाह रही हूँ, तो बस तो मूव करना चली जाएगी, और हम तो जहां थे वहीं के वहीं है। बस आगे चली गई तो बस का पीछे का पार्ट ऐसे डायरेक्टली, सिर्फ सर नहीं टकराएगा, पूरे के पूरे टकरा जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस कहां से लाओगे, ओके, फ्रिक्शनलेस कहां से लाओगे। अच्छा चलो, so however fortunately there is some friction between the feet and the floor. If the start is not too sudden, if the acceleration is moderate, the frictional force would be enough to accelerate our feet along with the bus. But our body is not strictly a rigid body. एक rigid body तो है नहीं हमारी, तो flexible body है, so it is deformable, वो deform करती है। It allows some relative displacement between the different parts. मतलब हमारी body के different parts में भी relative displacement है, मतलब ये हाथ ऐसे जा रहा है लेकिन मेरी body पीछे जा रही है, हो सकता है ना, ये हाथ आगे गया और मैं पीछे गया, हो सकता है, ओके। हाँ चलो, वो नहीं खेलते ऐसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे बोलो तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, ओके, वो प्रैक्टिस से आएगा, नहीं तो बॉडी क्या करेगी, वो ट्यूनिंग में ही चली जाएगी, सेम ही हो जाएगा, ओके। सो उसके लिए ब्रेन एक्टिविटी है वो, तो चलो यहाँ पर, हाँ। What this means is that while our feet go with the bus, the rest of the body remains where it is due to the inertia relative to the bus. Therefore, we are thrown backward.
As soon as that happens, however, the muscular force on the rest of the body come into the play to move the body along with the bus. A similar thing happens when the bus suddenly stops or feet stop due to the friction, which does not allow relative motion between the feet and the floor of the bus. But the rest of the body continues to move forward due to the inertia. We are thrown forward. आगे चले जाएंगे. Okay. The restoring muscular force again come into the play and bring the body to the rest. मतलब हमारे muscular force फिर से बताएंगे, ओ भाई कहाँ आगे जा रहा है, बस स्टॉप हो गई है, तो हम भी फिर वापस स्टॉप हो जाएंगे. ओके तो इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है कि तुम यहाँ भाग रहे हो, वहां भाग रहे हो, बस स्टॉप हो गई, बस सडनली भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सडनली उसने ले ली. ओके तो जर्क लगेगा, पीछे की साइड लगेगा, आगे की साइड लगेगा, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछेंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है. ओके कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में पूछेंगे तुम कहाँ जा, तुम्हारी अपर बॉडी कौन सी साइड जाएगी. ओके तो तुम्हें आंसर देना होगा कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड. ओके समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रखा हुआ है, उसका क्या होगा वो भी पूछ सकते हैं. तुम्हारे ऊपर भी यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसका क्या होगा वो भी पूछ सकते हैं. बस मूव हो गई तो अचानक से जर्क लगा तो तुम तो पीछे गए, तो क्या ये भी पीछे गया? हाँ थोड़ा तो पीछे जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जर्क होगा ना तो हम पीछे चले जाएंगे और ये नीचे गिर जाएगा. समझ में? वो एक एक्सपेरिमेंट हम देखते थे 9th में. ग्लास है, उसके ऊपर कार्ड है और उसके ऊपर कॉइन है, और फिर ऐसा कुछ करो कि तुम कार्ड भी हटा लो और कॉइन डायरेक्टली नीचे गिरे, तुम्हारे साथ ना आ जाए. वैसे हम कार्ड को ऐसे धीरे धीरे करके लेंगे तो कार्ड के साथ ही कॉइन आएगा, है ना. लेकिन हमें करना क्या है, कार्ड ले लेना है और कॉइन नीचे गिरना चाहिए. इतना फास्ट खींचना पड़ेगा सो दैट कॉइन डायरेक्टली ही कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए. मतलब उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन, उससे भी ज्यादा फोर्स से हमें खींचना पड़ेगा. के नीचे कपड़ा निकालते हैं. हाँ वही सेम एक्सपेरिमेंट. ओके वैसा ही. ओके सो वही चीज बताई गई है. दैट्स इट. तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. समझ में आया? पक्का? सो न्यूटन, आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा एरिस्टोटल फॉलेसी, उसके बाद हमने देखा गैलीलियो का वर्क, मतलब से लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बाद हमने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. डन? ओके ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे.